सोशल मीडिया पे अकाउंट क्लोनिंग हो गया, अकाउंट क्लोनिंग से आप ठगे जा सकते हैं। केबीसी के नाम पे, लॉटरी के नाम पे ठगे जा सकते हैं। बैंक ओटीपी, बैंक से कॉल आएगा, उस पे ठगे जा सकते हैं। एटीएम टावर फ्रॉड है, ये रिसेंट फ्रॉड है, जिसमें आपके पास एक कुरियर बॉय आएगा और ये कहेगा कि आपका ऑर्डर आया है, जबकि आपने ऑर्डर कोई किया ही नहीं है। तो आपको वो यही नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं श्रुति सिंह। आज हम आप लोगों के लिए एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में। आए दिन हमें साइबर क्राइम की केसेस बढ़ते ही देखने को मिल रही है। हम में से ऐसे लोग ज़रूर होंगे जिसे रोज़ाना ये फ़ोन आता होगा कि हमारे बैंक अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से हमें कुछ डिटेल्स देनी पड़ेंगी। तो कुछ लोगों को ऐसे मैसेजेस आते होंगे कि आपका लकी ड्रॉ लग गया है या फिर आप करोड़पति बनने वाले हैं, आपको 1,00,000 रुपये मिलने वाला है। और इस झांसे में फंसकर हम साइबर क्राइम के केसेस में फंस बैठते हैं। आज हम साइबर क्राइम के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर साइबर क्राइम है क्या, इससे बचाव हम कैसे कर सकते हैं। और इन सब से जुड़ने के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक सर, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। सर्वप्रथम आपका झारखंड जोश में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार श्रुति मैम। साइबर क्राइम बेसिकली कोई भी क्राइम जो डिजिटल माध्यम से हो, चाहे फ़ोन पे हो, इंटरनेट पे, फ़ोन से हो, इंटरनेट से हो, और उसको हम साइबर क्राइम कैटेगरी में डालते हैं। कोई आपको किसी भी तरह से झांसे में लेके ठगता है जो फिज़िकली आपके पास नहीं होता, लेकिन उस तरह की ठगी को हम साइबर फ्रॉड में और साइबर क्राइम में गिनते हैं। तो साइबर क्राइम कई बार हमें सुनने को मिलता है, काफ़ी अलग अलग तरह के भी होते हैं। इसमें कितने प्रकार के होते हैं और क्या कुछ होते हैं? देखिए मैडम, साइबर क्राइम जो है, जो ठगने का तरीका बहुत सारा है। आप जो अभी ट्रेंड जो चला हुआ है उसमें बहुत सारा है। जैसे सोशल मीडिया पे अकाउंट क्लोनिंग हो गया, अकाउंट क्लोनिंग से आप ठगे जा सकते हैं। केबीसी के नाम पे, लॉटरी के नाम पे ठगे जा सकते हैं। बैंक ओटीपी, बैंक से कॉल आएगा, उस पे ठगे जा सकते हैं। एटीएम टावर के नाम पे ठगे जा सकते हैं। और बहुत सारे व्हाट्सअप वीडियो कॉल के माध्यम से ठगे जा सकते हैं। तो ये ठगी का जो है, जो मामला है वो अनंत है। आप जहाँ तक रोज़ नए नए ठगी का तरीका आता है सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में वायरस या मैलवेयर डाल करके आपका सारा इन्फॉर्मेशन हैक करके आपको ठग सकता है कोई। तो ये बहुत तरीके से भी आपको पता है कि अनेक प्रकार हैं। इसमें आपको किसी भी तरह से ठगा जा सकता है, जो भी डिजिटल माध्यम से हो या फिर इंटरनेट माध्यम से हो, आप ठगे जा सकते हैं। तो ये जो पॉपुलर माध्यम मैंने बताया है वो है ऑनलाइन फ्रॉडिंग। आप सस्ते के चक्कर में या फिर बहुत आसान लुभावने ऐड देखते हैं इंटरनेट पे, तो वो सब आपको ठगने का एक तरीका होता है। आप कोशिश कीजिए, जो लोग ठगे जाते हैं दो ही वजह होता है उनको ठगे जाने का। एक होता है वो लालच में आ जाते हैं, दूसरा होता है जो अनजान होते हैं। एक बैंक से कॉल आता है, सर आपका डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं हुआ है। तो कई लोग अनजान होते हैं, उनको पता नहीं होता, वो मोबाइल पे उनसे एक रिमोटवेयर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाते हैं मोबाइल पे और वो आपका खाता साफ़ कर देते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपके पास बैंक से कभी कॉल नहीं आता। अगर बैंक से कॉल आएगा तो ये बोलेंगे कि आप अपना डॉक्यूमेंट बैंक में आके सबमिट कराएं। फ़ोन पे कुछ नहीं कहते, वो फ़ोन पे करने के लिए कुछ नहीं कहते। अगर आपका डॉक्यूमेंट कुछ इनकम्प्लीट है तो बोलेंगे आप बैंक में आइए, अपने डॉक्यूमेंट लेके डॉक्यूमेंट सबमिट कराइए बैंक पे। किसी भी इस तरह के एड्स के झांसे में ना आए जो आपको बहुत सस्ती चीज़ें दे रहा हो, बहुत आसान चीज़ें दे रहा हो, लोन सस्ते में मिल रहा हो, हैं। तो इस तरह के झांसे में ना आए। अगर आप झांसे में आएंगे आप ठगे जाएंगे। कई बार ऐसा होता है, जैसे ओला की बात करें या फिर क्विकर या फिर कई ऐसे वेबसाइट्स हैं जिससे हम पुराने सामान खरीदते हैं या फिर लेते हैं। कई बार उसमें भी काफ़ी सारे केसेस मिलते हैं हमें देखने को। जब भी आप इस तरह के ओलेक्स या क्विकर ऐसे साइट से सामान लेते हैं तो कोशिश कीजिए आप जो सामान बेचने वाला है उससे मिलें, सामान को देखें, परखें, ये सुनिश्चित कर लें कि वो सामान सही है, जेन्युइन है, और पैसे का भुगतान जो कोशिश करें नगद में दें। इससे क्या होगा कि आप जो है ठगे जाने के चांसेस कम होता है इसमें।
आप जिससे ले रहे हैं उसका आता पता जान लीजिए, कहाँ रहता है, क्या लेता है, ताकि अगर आप ठगे जाएं तो उसको पकड़ने में आसानी हो। ऐसे लोगों से सामान ना लें जिसको आप जानते नहीं हो, रैंडम लोग हैं जो इंटरनेट के माध्यम से आपके पास अप्रोच करें, उसको उनसे अवॉइड करें सामान लेने के लिए। जिससे आप सामान लेते हैं उसी शहर का हो तो बेहतर है, और सस्ते के चक्कर में ना रहें। कोई सामान अगर सस्ता मिल रहा है तो ज़रूर उसमें कोई ना कोई बात होगी। ऐसे सस्ते के चक्कर में ना रहें और झांसे में ना आए। कोई अगर कह रहा है कि मैं इंडियन आर्मी से बोल रहा हूँ, मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैं सामान बेचना चाहता हूँ, सस्ते में सामान बेचता हूँ, तो इस तरह के झांसे में ना आए। आप सामान को जांचें, परखें, जाएं उसको अगर कोई गाड़ी बेच रहा है तो एक अच्छे मैकेनिक को लेके जाएं, गाड़ी को जांच करवाएं, मैकेनिक से देखें कि गाड़ी सही है या नहीं। अगर मैकेनिक बोलता है हाँ ठीक है, लेने लायक है, तो आप उससे खरीद सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन आप बिना देखे कुछ भी ना कर दें। अगर ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो रेपुटेटेड साइट हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, जहाँ रिटर्न रिफ़ंड की पॉलिसी होती है, वहाँ से आप खरीदिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हमें डिलीवरी केसेस भी देखने को मिलती है कि हम कुछ ऑर्डर किए नहीं होते, लेकिन वो हमारे घर पर पहुंचकर बोला जाता है कि आपके लिए डिलीवरी है, और फिर हमसे एक ओटीपी मांगा जाता है, जिसके बाद हमारे बैंक के कई एप्लीकेशंस होते हैं या फिर कुछ पासवर्ड्स होते हैं, वो शेयर होने लगते हैं। तो इस सब केसेस में क्या कुछ होता है? ये रीसेंट फ्रॉड है जिसमें आपके पास एक कुरियर बॉय आएगा और ये कहेगा कि आपका ऑर्डर आया है, जबकि आपने ऑर्डर कोई किया ही नहीं है। तो आपको वो यही कहेगा कि आपने ऑर्डर नहीं किया है, लेकिन आपको कैंसिल करना पड़ेगा, तभी हम ले जाएंगे। तो कैंसिल कराने के लिए वो आपसे ओटीपी मांगेगा, लेकिन ओटीपी देना नहीं है। आपने ये कहना है भैया जब मैंने ऑर्डर किया ही नहीं है तो कैंसिल किस बात का कराना है। आपको जहाँ जाना है चले जाइए, मुझे अगर आप रुकेंगे तो मैं पुलिस को फ़ोन करूँगा, पुलिस आके सारा मैटर सॉल्व करेगी। तो इस तरह के झांसे में ना आए। जब आपने ऑर्डर नहीं किया, उस ऑर्डर को एक्सेप्ट भी नहीं करना है और डिनाई भी नहीं करना है। आपने कोई ओटीपी शेयर नहीं करना है। ओटीपी उसी शर्त पे करना है जब आपने कुछ ऑर्डर किया है। ओटीपी जब आप ऑर्डर करते हैं तो ओटीपी आता है और वो स्टेटस बताता है कि आज आपका ऑर्डर निकल चुका है, इतने देर में आपके पास पहुंचेगा और आपके पास उतने आज की तारीख में आपके पास आएगा ऑर्डर लेके। तो उस केस में आप उसको ओटीपी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो जेन्युइन है, आपने ऑर्डर किया हुआ है, वो आज बंदा आएगा और आपका नोटिफिकेशन आज आपके पास आ चुका है कि वो आज की तारीख में आपकी डिलीवरी है। तो उस केस में आप ओटीपी शेयर कर सकते हैं उसको। एंटीवायरस या फिर हम गेम वायरस की बात करें, जिसके बाद भी हमारी एप्लीकेशंस की पासवर्ड्स सारे शेयर होने लगते हैं। कई बार हम कुछ गेम्स खेलते हैं, हमारे घर में कई बच्चे होते हैं और आजकल तो खासकर बच्चे फ़ोन के ज़्यादा ही करीब आ गए हैं। तो कई बार ऐसे होते हैं ना कि बच्चे गेम डाउनलोड करते हैं, जिसकी वजह से हमारे फ़ोन में एंटीवायरस आ जाता है और पासवर्ड्स भी शेयर होने लगते हैं। तो इन सब में क्या कुछ फ्रॉड हो रहा है अभी? पहली बात तो आप अपना जो पर्सनल नंबर है जिसमें आप एंड्रॉयड चलाते हैं, जहाँ तक हो सके कोशिश कीजिए अपने बच्चों को ना दें, क्योंकि आपके उसमें बहुत सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन होते हैं, बैंक का इन्फॉर्मेशन होता है, ऑफिस के कागजात होते हैं। तो वो जब भी बच्चे अगर उसको यूज़ करते हैं तो हो सकता है वो कोई गेम डाउनलोड करें। ठीक है, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता आजकल। अगर फ्री में कुछ गेम डाउनलोड हो रहा है तो उसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ वायरस आ सकता है, मेलवेयर आ सकता है, रैंसमवेयर आ सकता है, आपके मोबाइल पे आ जाएगा। उसमें क्या होगा कि आपका सारा डाटा जो है वो कोई और ले जाएगा, उस डाटा का मिसयूज़ होगा और उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो कोशिश कीजिए जो है अपने मोबाइल पे ओरिजिनल एंटीवायरस रखें और उसको ऐसे एप्लीकेशन उसमें डाउनलोड ना करें जिसकी ज़्यादा जानकारी आपको ना हो, जिसमें आपसे ज़्यादा आपसे ज़्यादा जो है एप्लीकेशन का एक्सेस मांग रहा हो, कॉन्टैक्ट एक्सेस, इमेज एक्सेस, जिसकी उसकी ज़रूरत, लोकेशन एक्सेस, जिसकी उस एप्लीकेशन को ज़रूरत ना हो। तो ऐसे एप्लीकेशन को आप अवॉइड कीजिए अपने मोबाइल पर डाउनलोड करने के लिए, जो आपका रिसोर्स को, आपके कंटेंट को अपने शेयर करने की बात करें। ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें तो आपका मोबाइल सुरक्षित रहेगा। अगर मान लीजिए कोई हमारे दर्शक हो या फिर आने वाले दिनों में भगवान ना करे, लेकिन अगर ऐसा होता है कि किसी भी साइबर क्राइम को केस में रिपोर्ट करना पड़े, तो वो रिपोर्ट करने की प्रक्रिया क्या होती है? वो किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं? इसमें हर ज़िले में एक साइबर सेल, साइबर थाना बना हुआ है। तो जब भी आपके पास इस तरह का फ्रॉड होता है तो आप नॉर्मल थाने में जाएंगे तो वहाँ से आपको रेफ़र कर दिया जाएगा साइबर सेल पे। साइबर सेल में जाइए, आप वहाँ अपना रिपोर्ट दर्ज कराइए, फिर साइबर टीम जो है उस पर काम करती है और वो फिर जो प्रक्रिया होता है नॉर्मल, जो चोरी करने का प्रक्रिया होता है, उसी तरह के साइबर का भी अपना एक तरीका हो, लेकिन वो थाना अलग होता है। साइबर थाना, साइबर सेल बोलते हैं उसको, वो साइबर सेल वाले ही करते हैं उसको।
कई बार ऐसा होता है ना कि पासवर्ड्स हमें टाइम टू टाइम चेंज करने चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का ये भी सुना है मैंने, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब हम पासवर्ड डालते हैं तो उसमें कुछ सिंबल, कुछ कैपिटल लेटर और कुछ न्यूमरिक भी डालनी चाहिए। तो ये सब क्या है, मतलब पासवर्ड सेव करने के लिए क्या ये कंपलसरी है? पासवर्ड जो है आप हमेशा रेगुलर इंटरवल पे चेंज करते रहें, महीना 2 महीना 3 महीना, 3 महीने से ज़्यादा कोई पासवर्ड रखें ही ना। दूसरा, पासवर्ड जो है हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें, कोई आसान पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 इस तरह का पासवर्ड ना रखें। पासवर्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, नाम, स्पेशल कैरेक्टर, डिजिट इस तरह से रखिए, और वो कम से कम 10 वर्ड से ऊपर या 10-15 वर्ड के बीच होना चाहिए, जो आपको हमेशा याद रखे। आसान पासवर्ड क्रैक करने में बहुत आसानी होती है। बहुत से ऐसे सारे ऐसे सॉफ्टवेयर बाज़ार में हैं जो आसानी से आपका जो कम शब्दों वाला या कम छोटे शब्दों वाला पासवर्ड है उसको क्रैक कर लेता है। तो कोशिश कीजिए पासवर्ड जो है वो लंबा रहे और अल्फ़ा न्यूमेरिक रहे, और उसमें जो है और रेगुलर इंटरवल पे चेंज करते रहें। तो इससे आपका पासवर्ड जो सुरक्षित रहेगा और चांसेस हैं कि आपका अकाउंट जो है वो नहीं हैक हो। अभी जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है, अगर हैकिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कभी हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम में अभी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि एक फ़ोटो या फिर ऐसा एक लिंक हमें मिलता है जिसे हम ओपन करते हैं और हमारा अकाउंट जो है वो 2 या 3 दिन के लिए बंद हो जाता है। तो इसमें कौन सी वायरस है और क्या कुछ है इस हैकिंग प्रोसेस में? देखिए, पहली बात तो कभी भी कहीं पर भी, या ईमेल पे हो, व्हाट्सएप पे हो, और भी कहीं पर भी आप रैंडमली किसी भी कभी भी लिंक को क्लिक ना करें। क्लिक करने से क्या होगा कि आपका फ़ोन हैक होने का चांसेस ज़्यादा है। तो रैंडम क्लिक ना करें, रैंडम लोगों से दोस्ती ना करें जिसको आप जानते ही ना हो, रैंडम फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। अगर आप पब्लिक प्रोफाइल नहीं हैं तो दोस्ती बनाने में बहुत ही कोताही बरतें, अनजान लोगों से दोस्ती ना करें। अगर लिंक को क्लिक करेंगे आप, अनजान लिंक को क्लिक करेंगे, हो सकता है इसमें जो है कोई किसी तरह का वायरस आके आपके कंप्यूटर में बैठ जाए और आपका कंप्यूटर जो है वो हैक हो सकता है, आपके सारे इन्फॉर्मेशन जा सकते हैं, आपका पासवर्ड हैक हो सकता है। तो कोशिश कीजिए रैंडम लिंक जो है वो किसी का भी भेजा हुआ क्लिक ना करें, शेयर ना करें। ये आप कई बार ऐसा होता है कि हम साइबर क्राइम में फंसे होते हैं और हम अपने नज़दीकी थाना में जाकर उसकी रिपोर्ट भी लिखाते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट 1-2 दिन तक लोगों की नज़र में रहता है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं थाने में, लेकिन फिर वो शांत हो जाता है, वो दब जाता है। तो इसके बाद लोगों को क्या करना चाहिए, क्या कुछ सॉल्यूशन है इसका? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर ऐसा होता है तो आपको रीइनिशिएट करना पड़ेगा, थाने में जाकर उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि सर ऐसा ऐसा हुआ है। और उसमें भी लेवल होता है, हायर अथॉरिटी होती है, उन पे अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो उनके ऊपर जाइए। हैं, अथॉरिटी हर लेवल पे एक उनका ये है, आपका रिक्वेस्ट का लेवल है, उस पे जाइए और उनको रिक्वेस्ट कीजिए। अगर अगर आपका साइबर आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है तो साइबर सेल काम करेगी ही करेगी, इसमें ना करने को कोई नहीं है। लेकिन हाँ, कई बार उनके साथ भी प्रॉब्लम है, जो साइबर पुलिस है ओवरलोडेड है, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड, इतना ज़्यादा क्राइम हो रहा है, तो हो सकता है उस तरीके से आपका केस तो पीछे रह जाए, जो प्रायोरिटी केसेस है वो आगे आ जाए। डिपेंड करता है पुलिस के ऊपर कितना प्रेशर है, कितना उनके ऊपर काम का लोड है, वो डिपेंड करता है उन पर। तो जो लेवल आप उनके जो हायर अथॉरिटीज़ पे आप उसको कंप्लेन कर सकते हैं उसमें जाके। अशोक जी, हमने जानकारी तो ले ली कि साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम के प्रकार क्या और किस तरह से ये बढ़ रहा है, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आखिर इस इतनी तेज़ी से जो साइबर क्राइम आए दिन बढ़ता ही जा रहा है, इसके पीछे का क्या कुछ कारण हो सकता है? ये सबसे जो बड़ा रीज़न है इजी मनी। लोगों को थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दीजिए तो बहुत आसानी से घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे जो बड़ा रीज़न है वो इजी मनी है, और इसमें जो है हमारा झारखंड का जामताड़ा बहुत फेमस है। बहुत साल पहले क्या हुआ, जामताड़ा के कुछ जो युवक हैं वो दिल्ली गए नौकरी करने के लिए। उन्होंने कॉल सेंटर पे काम किया, कॉल सेंटर पे बैंकिंग सेक्टर में काम किया और बैंकिंग की बारीकियों को सीखा। और फिर उन्हीं में से कोई जो है उनको कॉल सेंटर, अपना एक निजी कॉल सेंटर खोल करके फेक कॉल सेंटर उन्होंने चालू किया और ये ठगी का काम वहाँ से चालू किया। तो जामताड़े के लोगों ने सोचा कि ये फेक कॉल सेंटर तो हम कहीं से भी चला सकते हैं, हम दिल्ली में क्यों रहें, इतना खर्चे में क्यों रहें। इन कॉल सेंटर या फेक कॉल सेंटर चलाने के लिए उनको एक सिर्फ मोबाइल चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए था, मोबाइल और कंप्यूटर।
ये तो कहीं से भी एक्सेस करके इंटरनेट का एक्सेस चाहिए होता है। तो वो सारा ग्रुप जो है दिल्ली छोड़ के, एनसीआर छोड़ करके वो चला आया जामताड़ा। जामताड़े में से वो लोग अपना काम चालू किया। उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को रिक्रूट किया जो अंडर एज हो, 18 साल से कम हो, जिनको बोलना आता हो, उनको ट्रेन किया और ये साइबर क्राइम जो है उन्होंने चालू किया। साइबर क्राइम में वो आसानी से जो है बैंक मैनेजर बन जाते हैं, कभी केबीसी का लॉटरी लगा देते हैं, कभी जो है आपका कोई सामान बेचने का ऐड डालते हैं। तो इस तरह से जो है ये साइबर क्राइम बढ़ गया। जो आसान भाषा में आपको बताऊं तो इजी मनी के लिए ये बहुत आसान तरीका, आसानी से आपको पैसा मिल जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि लोग इस पे ज़्यादा जल्दी से जल्दी चले जाते हैं कि भैया रातों रात में आप लाखों रुपया, अगर दिन भर में आपने 100 लोगों को ठग लिया तो आप 1 लाख रुपया आराम से कमा सकते हैं। तो इजी मनी के लिए अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, इजी मनी है और इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। आप एक फ़ोन चाहिए होता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता, तो लोग इस पे आकर्षित होकर के जो है इसको एक्सेस करते हैं। साइबर क्राइम क्या है, उसके प्रकार क्या है और क्यों बढ़ रहा है, हमने ये सब तो जान लिया। एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी कि आखिर साइबर क्राइम्स की बचाव कैसे है, लोग अपना बचाव साइबर क्राइम से बचने के लिए किस तरह से कर सकते हैं? देखिए श्रुति मैडम, इसमें जो सबसे पहला 2 ही रीज़न है। लोग लालच में आ जाते हैं, दूसरा लोग अवेयर नहीं है, जानकारी नहीं है उनको। ये दोनों, अगर आप कभी लालच में नहीं आएंगे, आपको पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि फ्री में दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप जिस दिन ये बात समझ लेंगे कि फ्री में आपको कुछ नहीं मिलता, तो फ्री में आपको लॉटरी नहीं मिल सकती, फ्री में आपको स्कॉर्पियो नहीं मिल सकता, फ्री में आपको हवाई जहाज़ नहीं मिल सकता, फ्री में कोई आपको कैशबैक नहीं मिल सकता, फ्री में आपको कोई जो है काम नहीं मिल सकता। तो अगर आप ये बात समझ लेंगे तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। दूसरा, आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा कि कोई अगर कॉल आ रहा है, बैंक से कॉल आया कि सर आपका ये आधार अपडेट नहीं है, तो आपने सिर्फ उससे इतना ही कहना है, ठीक है भैया हम बैंक में जाके अपडेट करा लेंगे। वो फ़ोन पे कुछ भी कहे कि आपका आज शाम को क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो जाएगा, डेबिट कार्ड एक्सपायर हो जाएगा, आज ही करना है आपको, तो आप बहकावे में मत आइए, आराम से बोलिए ठीक है जी आपको एक्सपायर करना है कर दो, लेकिन हम जो भी काम करेंगे बैंक में जाके करेंगे। आप अगर इस तरह से सावधान रहेंगे, आपको कोई दुनिया में ठग नहीं सकता। 2-3 चीज़ें और हैं। आप जो बैंक में नंबर देते हैं वो नंबर हमेशा अलग रखें, उसको एक नॉर्मल हैंडसेट में रखें, नॉन एंड्रॉयड फ़ोन में, जिसको हम देसी भाषा में टिपटिपिया फ़ोन बोलते हैं। नोकिया का नॉर्मल हैंडसेट होता है जिसमें आप एंड्रॉयड नहीं चला सकते, इंटरनेट नहीं चला सकते, वैसे फ़ोन में रखिए, यूज़ कीजिए बैंक वाला फ़ोन को। और वो नंबर आप सिर्फ अपने लोगों तक ही सीमित रखिए, अपने घर वालों तक ही सीमित रखिए, किसी को शेयर ना करें। बाकी अगर आप लोग जागरूक रहते हैं तो आपको कोई भी नहीं ठग सकता। साइबर क्राइम का मेन रीज़न ही यही है कि लोग जागरूक नहीं हैं और लोग लालच में आ जाते हैं। अगर कोई एक अनजान आदमी को कहे कि तुम्हारा 25 लाख का लॉटरी आ गया है, तो खुशी से पागल हो जाएगा। अगर 25 लाख की लॉटरी के बदले अगर 1000 रुपया उससे कोई मांगे तो बिल्कुल देने के लिए तैयार हो जाएगा। और वही 1000 रुपया नहीं होता, पहले वो 1000 रुपया लेंगे, फिर 1000 रुपया लेंगे, फिर 1000, ये अनंत हो जाएगा। जब तक आपको ये महसूस ना हो जाएगा आप ठगे जा चुके हैं, तब तक आपको वो लूटते रहेंगे। तो इसी तरह आपको सावधान रहना पड़ेगा। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता और जानकारी होनी चाहिए कि फ़ोन पे किसी को कोई ज़्यादा जानकारी ना दें। तो देखा आपने किस तरह से हम साइबर केस जो आए दिन बढ़ता जा रहा है उसे किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हमने काफ़ी कुछ जानकारियाँ भी ली। अभी फ़िलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ आपके अपने चैनल झारखंड जोश में। धन्यवाद।